बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर ज़ीशान साहब मौजूद है और उनसे आज हमने कोरोना के मुतालिक और वैक्सीन के मुतालिक कुछ सवालात पूछने हैं। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और आज के सवालात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पहला क्वेश्चन मेरा है कि ये कोरोना आखिर क्या है, हमारे नाजरीन को बताएं क्या है ये कोरोना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोरोना एक बीमारी है, कोविड-19 जिसे कहा जाता है। इसे कोविड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप पे इस वायरस का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक क्राउन की तरह, यानी एक ताज की तरह नज़र आता है। और 19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2019 में इसका ओरिजिन वुहान सिटी चाइना से हुआ। तो इसका ओवरऑल नाम कोविड-19 है, जिसे आप आम ज़ुबान में हम इसे कोरोना भी कहते हैं। जी, क्या फ़ाइनल हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जो की गई है कि ये कोरोना का आगाज़ कहाँ से हुआ और कैसे जब वो ये बीमारी जब वो फैली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वुहान चाइना से, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हुआ, इसका स्टार्ट हुआ चाइना से स्टार्ट हुआ। और कहा जाता है कि वहाँ पे एक उनकी ख़ास मार्केट थी जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद में रखनी चाहिए कि जो भी इस तरह की वबाई अमराज होते हैं ये एकदम से स्प्रेड आउट नहीं होते। इनके लिए बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चाहिए होता है इनके ओरिजिन के लिए। कोई भी इस तरह की बीमारी है उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत लंबा 10, 15, 20 साल तक भी चाहिए होते हैं। और ये माहौलियाती तब्दीली से आती हैं ये चीज़ें, ये अचानक से कभी भी अपीयर नहीं होती। जी अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन तकरीबन इसी से रिलेटेड है कि एक बीमारी जो पहले से मौजूद नहीं होती, जिसका वजूद ही नहीं होता, तो वो अचानक वो बीमारी कैसे पैदा हो जाती है। पहले तो ये बीमारी नहीं थी, जैसे अभी ये है, इससे पहले जो है वो डेंगू था, वो नहीं था, लेकिन ये अचानक कैसे जब वो पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इसकी कैटेगराइज कर लूँ तो ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक वायरसेस होते हैं, एक बैक्टीरिया होते हैं और एक इन्फेक्शन कह लें या आम ज़ुबान में जरासीम कह लें, उस टाइप के होते हैं। जो तो बैक्टीरिया हैं उनका ओरिजिन तो बहुत ख़ास होता है, उनका एक ड्यूरेशन होता है और वो हमारे माहौल में मौजूद होते हैं। लेकिन वायरस के बारे में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और जहाँ तक साइंस ने हमें पहुँचाया, वो ये कहते हैं कि ये वायरस जो हैं वो डिफरेंट वायरस की कम्बिनेशन से बनते हैं, उनकी फैमिली से बनते हैं। और ये बनते हैं जब माहौलियाती तब्दीली होती हैं, जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब हालात साजगार होते हैं एक वायरस की डेवलपमेंट के लिए, और इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो वो चेंज करते हैं तो एक नई फॉर्म में आ जाते हैं। तो वबाई अमराज स्पेशली वायरसेस जो हैं इनका इर्तिका इस तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वबाई मर्ज़ के लिए वैक्सीन कितने अरसे तक, जब कितना टाइम दरकार होता है वैक्सीन बनाने के लिए। अच्छा, जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं कि आप टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। वैक्सीन के लिए सबसे पहले आपको उस वायरस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको उस वायरस का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और अभी तक जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम इसके किसी हद तक इसके स्ट्रक्चर तक पहुँच पाए हैं। लेकिन ये स्ट्रेन्स इसकी डिफरेंट हैं। मीन्स ये कि ये स्ट्रक्चर अपना चेंज कर लेती है। जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसके कुछ अरसे बाद ये अपनी शक्ल खसूसियात तब्दील कर लेती है, जिसकी वजह से वैक्सीन का इतनी जल्दी बनना या इतना करामत साबित होना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है। दोनों एक नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। जो मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन में हम प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, जो कि एक वायरस के, एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को, जिस आम ज़ुबान में सेल वाल कह लें, सेल मेम्ब्रेन कह लें, उसको तोड़ती है और वो करामत साबित होती है। वो मेडिसिन्स की कैटेगरी में आती है। वो प्रोटीन हो सकते हैं, वो मल्टीविटामिन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, वो किसी भी एंटीबायोटिक की फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन जो वैक्सीन होती है बेसिकली वो डेथ फॉर्म ऑफ दैट सेम वायरस होती है, जो कि आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है और वो जाके आपके इम्यून सिस्टम, यानी जो मदाफ़ियाती निज़ाम है जिस्म का, उसको एक जगाती है और बताती है कि मैं बाहर से आई वैक्सीन हूँ और मैं आपके जिस्म में ख़तरनाक हद तक तब्दीली कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि वो वीकर इन इम्यूनिटी होती है तो हमारी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ आसानी से बना लेती है। जब आप किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लें तो आपका मदाफ़ियाती निज़ाम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो उसे आसानी से लड़ भी सकता है और उस बीमारी के असरात जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होते जिस्म में।
अच्छा, जो कोरोना की वैक्सीन जो अभी तक बनी है, फाइज़र हो गई या फिर मॉडर्ना वगैरह, तो वो कितनी ऑथेंटिक है, उनका कितना जो फ़ायदा होगा? बिल्कुल, ये अमेरिका ने बनाई है वैक्सीन, इसके साथ साथ चाइना भी काम कर रहा है इस पे और साथ में रशिया भी काम कर रहा है। देखिए, स्टिल आप कह सकते हैं कि ये ट्रायल्स पर हैं, बट इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। स्पेशली फ़ाइज़र के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं। इवन के फ़ाइज़र वाले ये भी कहते हैं कि ये 96% तक इसका रिज़ल्ट हैं। लेकिन अभी आपको ये भी पता होगा कि एक नई स्ट्रेन आई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लेती है। जब एक फॉर्म किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वैक्सीन आपको उसी के ख़िलाफ़, उसी के स्ट्रक्चर को देखते हुए एक नई वैक्सीन बनानी पड़ती है, जो अगर जिस तरह अभी चेंजेस आ रही हैं तो फाइज़र में भी इज़ नॉट मच अथेंटिक फॉर द न्यू स्ट्रेन। अच्छा, जो पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन के मतलब मुख्तलिफ़ अफवाहें जब गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ़ लोग जब क्या रही करें कि इसके थ्रू जब वो चिप डाली जाएगी या मुख्तलिफ़ जो है वो बातें हो रही हैं, तो इनमें किस हद तक सदाकत है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें चिप का डालना, ये डालना, ये कि कुछ मिसकंसेप्ट हैं जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहूँगा कि किसी भी इंसान की बात पे यकीन करने से पहले एटलीस्ट गूगल कर लें, और गूगल में भी आप सिर्फ WHO को फॉलो करें, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या पाकिस्तान में NCOC है, उन्हें फॉलो करें। इसके अलावा जो भी है वो सब एक किस्म के आपको मिसकंसेप्ट दे रहे हैं और डिफरेंट लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है कि वो कितनी अथेंटिक हैं कितनी नहीं। पाकिस्तान में क्या पॉसिबिलिटी है कि कब तक ये वैक्सीन जब वो दस्तयाब हो जाएगी? अच्छा, पाकिस्तान में वैक्सीन की जो दस्तयाबी है वो डिपेंड अपॉन अदर्स कंट्रीज़ के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके, इवन हमारे पास ट्रायल्स भी इस्लामाबाद में हो रहे हैं, तो लेकिन अभी ट्रायल्स में है, आप कुछ भी नहीं कह सकते वो कितनी जल्दी आपको मुयस्सर आएगी, लेकिन इट विल टेक टाइम, मे बी कमिंग ईयर्स में इंशाल्लाह। तो ये कोरोना क्या क्या ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा या फिर हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा हमेशा? कोरोना का ख़ात्मा मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन जहाँ तक आपने पिछले वायरसेस की हिस्ट्री देखी है, हमने H1N1 की हिस्ट्री देखी है। 1916 में एक आपको पेंडेमिक आई थी इसी तरह, और स्टिल आपको पता है H1N1 कन्वर्ट हो गया एज इन्फ्लुएंजा में। मींस कि ये इस तरह फैल जाएगी कि हमारे जिस्म इसके ख़िलाफ़ मदाफ़ाती निज़ाम बना लेगा और ये आम नज़ला ज़ुकाम खांसी की तरह का होके रह जाएगा। जो वैक्सीन बनाते हैं उसके लिए किन किन मराइल से, किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और फिर जब वैक्सीन जो है वो बनती है? अच्छा, वैक्सीन बहुत आसान है वैक्सीन बनाना, और ये कहना कि ये बहुत करामत है, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसीजर एक होता है जिसे आपने फॉलो करना होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको उसकी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम वैक्सीन बनाएंगे किसी इंसान में जब इंजेक्ट करेंगे तो उसमें उस वैक्सीन से क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं। कुछ डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, कुछ कार्डिक पेशेंट होते हैं, कुछ किडनी के पेशेंट होते हैं। आया कि ये सब के लिए मुफीद होगी, या प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए मुफीद होगी, या बच्चों के लिए मुफीद होगी? तो इन सब को एक तजर्बात की बुनियाद पे हम इसे आगे लेके जाते हैं, और उसके बाद हम इसके रिज़ल्ट्स का एक अच्छे से एनालिसिस करते हैं। उसके बाद ही वैक्सीन जो है वो मार्केट में आती है, जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे अच्छी होती है और सबसे सेफेस्ट होती है। जब तक वैक्सीन जिन ममालिक में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान नहीं दस्तयाब, तो तब तक क्या किया जाना चाहिए, क्या मशवरा देंगे आप लोगों को? मैं तो ये कहूँगा जो गवर्नमेंट ने हमें SOPs दिए हैं हमें सख्ती से अमल करना चाहिए SOPs में। अच्छा, इसमें मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ तो मरीज़ होते हैं वायरस के, कोरोना वायरस के, हमें पता चल जाता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक वो लोग होते हैं जो कैरियर फॉर्म में होते हैं। अब सोचने वाली बात है, कैरियर फॉर्म क्या होता है? कैरियर फॉर्म ये होता है कि वो वायरस आपकी बॉडी में मौजूद है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन वो दूसरों को फैलाने का ज़रिया बन जाता है। अब पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो उन्हीं लोगों से ख़तरा है कि जो लोग कैरियर फॉर्म में हैं, जिन्हें पता नहीं है कि मुझे में वायरस है या नहीं है, लेकिन वो वायरस फैलाने का ज़रिया बन रहे हैं। तो सब लोगों को चाहिए कि मास्क पहने, एटलीस्ट 6 फुट का फासला रखें, और गवर्नमेंट के SOPs पे सख्ती से अमल करें, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि कौन कैरियर फार्म में है कौन नहीं है। तो जब हम मास्क पहनते हैं तो हम, आप कह लें 90% तक अगर हम मास्क पहने तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान में जैसे लॉकडाउन वगैरह की जो सिचुएशन है कि सिर्फ तालीमी सेक्टर को बंद किया गया और बाकी सेक्टर जो है वो विदाउट फॉलोइंग एसओपीज़ किसी हद तक ओपन है, तो क्या इससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा या फिर बाकी शोबों को भी कंट्रोल करना चाहिए या फिर तालीमी इदारों को भी कुछ इजाज़त मिलनी चाहिए? आपकी क्या राय है? जहाँ तक तालीमी इदारों की बात है, मेरे ख़्याल में तो ये वो वाहिद लोग होते हैं जो एसओपीज़ पे बहुत सख्ती से अमल करते हैं, और बच्चों को एसओपीज़ पे अमल करवाना भी आसान होता है बनिस्बत किसी बड़े इंसान को समझा बुझा के इस बात पे कायल करना कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं तो इस हक़ में हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 वीक्स का लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जो कंप्लीट लॉकडाउन हो। एटलीस्ट हम ब्रेक कर सकें इस फ़्लो को। ब्रेक करने के बाद हम इजीली इसे टैकल भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे कि आपको पता था, हमने लॉकडाउन किया और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन तो नहीं बन रही, क्योंकि हुकूमत भी कुछ हद तक मजबूर है। तो एज़ अ नेशन, एज़ अ अवाम, एज़ अ पर्सन, ज़िम्मेदार लोगों की निस्बत हमें चाहिए कि हम एसओपीज़ पे सख्ती से अमल करें, हाथों को बार बार धोएं और हजूम वाली जगह से बराए मेहरबानी परहेज़ करें। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ज़िशान साहब जिन्होंने हमारे चैनल के लिए स्पेशल टाइम दिया और हमने कोरोना के मुतालिक जो सवालात थे मेरे माइंड में या नाज़रीन आपके माइंड में वो पूछने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। अगली वीडियो तक के लिए मुझे आफ्ताब अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।